हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में मौसम खुशनुमा हो चुका है। तस्वीरें हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध के आगोश में पहाड़ों की रानी शिमला जो है वो छाई हुई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सरगर्मियां यहाँ पर तेज हो चुकी हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समाचार पक्ष के मौजूद हैं पंकज पंडित जी। उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहले 6 उपचुनाव हुए और अब 3 जो हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो लड़ाई जो है अब सरकार को मजबूत है। ये लड़ाई जो है अब सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि बड़ा चेहरा कौन है उस पर है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अब एक बड़े नेता बन चुके हैं, इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि उनके नाम पे लोग जो है वो अब वोट डालेंगे? या फिर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो जयराम ठाकुर जो पूरे इस चुनाव कैंपेन के स्टार कैंपेनर हैं, क्या लोग उन पर भरोसा करते हैं? क्योंकि हालांकि स्टार प्रचारकों की आपको पता होगा नीरज जी, बहुत बड़ी सूची जारी हुई है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो एक तरफ जयराम और दूसरे सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन दो के चेहरों का टकराव आ रहा है। इनके बाकी सब चेहरे इनके नीचे ही आते हैं, वो चाहे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये तीनों निर्दलीय थे। तो कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आपने विपक्ष में ही बैठना था तो भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? अगर आपका काम नहीं कर रहे थे तो आप ऐसे भी बैठ सकते थे, तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? वही भाजपा मुद्दा बना रही है कि आदमी आजकल वार्डपंची भी नहीं छोड़ता, जो जयराम के अनुसार। तो अगर कोई आदमी 5 साल के लिए चुना जाता है और इतना मजबूर हो जाता है कि वो 14 महीने में अपनी विधायकी छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अब ये प्रदेश की जनता को तय करना है। 6 उपचुनाव में हमने देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कद में, उनकी सरकार में और कहीं ना कहीं उनके नाम में एक मजबूती आई है, जिस तरह से 4 सीटें जीती है। अब ये 3 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 सीटें जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के संसदीय क्षेत्र से है। एक उनके मुख्यालय हमीरपुर जो उनकी निजी उससे जुड़ी है, प्रतिष्ठा से, और दूसरी तरफ तो उनके पत्नी यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। तो देरा और हमीरपुर के चक्कर में नालागढ़ थोड़ा सा जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहा है, लेकिन नालागढ़ में भी मुकाबला बहुत खतरनाक नजर आ रहा है मुझे अभी तक। देखिए, कुल मिलाकर 13 प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हुए हैं 3 विधानसभा उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में। तो क्या लगता है इस बार भी टक्कर जो है वो भाजपा कांग्रेस में देखने के लिए मिलेगी और कहीं ना कहीं कोई निर्दलीय ही जीत कर ना आ जाए? देखिए नीरज जी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सिलसिलेवार चलता हूं, मैं देरा की बात करता हूं। देरा में मुकाबला सीधा है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस चुनाव के परिणाम में डालेगा। वो सीधा मुकाबला है कमलेश वर्सेस होशियार। और वहां पे जो साइलेंट चीजें जो हैं, रविंदर रवि है, रमेश धवाला है, सीएम का प्रभाव है, और भाजपा को वहाँ सबसे बड़ा डर जो है वो भीतरघात का है, क्योंकि 2 बार जो है होशियार सिंह जो है उनके हाथ में कमल मिल गया था, और दोनों बार उनके हाथ से कमल किसने छीना है? भाजपा के लोगों ने। जब पहली बार उन्होंने टिकट की मांग की तो वहाँ पे एक बार फिर से रविंदर रवि जो थे उनको टिकट दिया गया था, और रविंदर रवि एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं। और दूसरी बार जब उन्हें टिकट देने की बात आई तो धवाला अड़ गए थे, और कहीं ना कहीं जो है ना चाहते हुए भी भाजपा को जो है धवाला को टिकट देना पड़ा। इस बार ये दोनों कहीं भी मंच में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जो भाजपा का संगठन है वो पहले बगावत कर चुका था, तो भले ऊपरी तौर पर देरा में ऑल इज वेल नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं होशियार सिंह को भाजपा से ज़्यादा खतरा नजर आ रहा है। और दूसरे कांग्रेस की बात करूँ तो कमलेश ठाकुर को उतार कर कांग्रेस ने एक बड़ा तुर्प का पत्ता वहाँ खेल दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि कमलेश के साथ जितने दावेदार चल रहे हैं, सबसे बड़ा दाव जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खेला था, डॉक्टर राजेश को मना के खेला था, क्योंकि डॉक्टर राजेश जो पिछली बार जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी थी, माना जा रहा था उनकी जीत जो है लगभग काफ़ी अच्छे उनके चांसेस माने जा रहे थे जीतने के। आखिरी समय में कमलेश ठाकुर की एंट्री के बाद, उनकी बगावत के बाद कांग्रेस के समीकरण घूमते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसे आप सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक पकड़ ही बोलिए कि रातों रात इन्होंने गेम पलट दी। और जो डॉक्टर रात को कह रहे थे मेरा अपहरण हुआ, कांग्रेस में मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है, सुबह वो एकदम ठीक हो गए। ना जाने ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ी डॉक्टर साहब की कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल बढ़िया हो गए, कहते मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। तो एक बड़ी वो जो राजनीतिक जीत थी, और वहीं से कमलेश ठाकुर की जो मजबूती है शुरू हो गई। उसके बाद योगराज भी आए और धीरे धीरे वहाँ पूरी की पूरी सरकार ही वहाँ
वहाँ पे जो है वो डट गई है। तो होशियार की राय इस बार जो है इतनी आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं होशियार की होशियारी भाजपा पर भी भारी पड़ती है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करूं मैं, हमीरपुर में जिस तरह से चुनाव है, पहले भी आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री का मुख्यालय भी है, किस तरह से देख रहे हैं वहाँ के समीकरण में? देखिए, हमीरपुर एक बड़ी डाइसी थी। आपने देखा होगा कल बहुत खतरनाक तरीके से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, क्योंकि हमीरपुर के आंकड़े देखिए आप, हमीरपुर के लोगों ने ना कांग्रेस को चुना ना भाजपा को चुना, उन्होंने एक निर्दलीय को चुना। और आप मत देखिए, आप 25,000 से ऊपर वोट पड़ते हैं वहाँ पे आज़ाद प्रत्याशी को, आशीष शर्मा को। कांग्रेस को वोट पड़ता है वहाँ पे 13,000, भाजपा को पड़ता है 12,000। इन दोनों के वोट बराबर है 25,000। तो हमीरपुर की जो जंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात तो ये है कि वो जो 25,000 का वोट है आशीष शर्मा के साथ, वो जो सिंपैथी वे में बहा था उसमें कितना आशीष अपने साथ रख पाते हैं। और दूसरा, वहाँ पे पिछली बार भाजपा का टिकट नरेंद्र ठाकुर को था, और नरेंद्र ठाकुर जो हैं वो जगदेव परिवार से संबंध रखते हैं, जिन्हें भाजपा को मजबूत करने का पूरा श्रेय जाता है हमीरपुर में। अब नरेंद्र ठाकुर की इस चुनाव में क्या भूमिका रहती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ ये चुनौतियां भाजपा को भाजपा से ही है। और मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के साथ पिछली बार बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि जो वहाँ पे पुष्पेंद्र वर्मा है, उन्होंने डॉक्टर की नौकरी छोड़ के एकदम वो राजनीति में आए, और आखिरी दिन उन्हें टिकट मिला था नामांकन से 24 घंटे पहले। तो हालांकि वो राजनीतिक परिवार से, उनके पिता रणजीत बख्शी जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बड़ी पुरानी बात है, लोग भूल चुके हैं उस राजनीतिक ईरा को। तो उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन मिले थे, और उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो थे सीएम चेहरा भी नहीं थे हमीरपुर से, और सुनील बिट्टू का टिकट काट के जो है पुष्पेंद्र वर्मा को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इंटरनल भी कांग्रेस में लड़ाई थी। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो अब पुष्पेंद्र वर्मा, बिट्टू, पूरी कांग्रेस जो एकजुट नजर आ रही है। और आप देखिए कि कल सीएम के भाषण में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण सुनी होगी आपने। उन्होंने शुरुआत की थी कि 14 माह बाद जो है वो हमीरपुर को मुख्यमंत्री का पद मिला है, इससे पहले भी एक बार मिला था, लेकिन सुजानपुर के लोगों ने गलती की और उन्हें हराया और मुख्यमंत्री का पद हमसे चला गया। आज देखिए, धूमल को याद करके उन्होंने कहीं ना कहीं हमीरपुर की जनता को याद दिला दिया है कि ये कांग्रेस भाजपा का नहीं, आप मुख्यमंत्री के चुनाव में है, और एक बार आप मुख्यमंत्री खो चुके। एक तो मुख्यमंत्री कार्ड खेला, और दूसरा अपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आशीष शर्मा को 350 करोड़ के ठेके जो है 14 माह में मिले हैं, और जब हमने उनकी ठेकेदारी रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बगावत की है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। इससे पहले कमलेश ठाकुर ने देरा में कहा था कि वो कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं, होशियार ये सब लोग सीएम साहब से। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है आशीष शर्मा पर। खनन की भी बात उन्होंने कही कि आसपास के, तो ये सीधा वार आशीष पर। इससे पर इतना जरूर है कि हमीरपुर में कांटे की टक्कर है। नालागढ़ सीट की बात करूं मैं तो क्या लगता है वहां पर, जिस तरह से पहले लखविंदर सिंह राणा जो पहले भाजपा से प्रत्याशी थे, और साथ में हरदीप बाबा जो कांग्रेस ने उनको ही टिकट दिया है, लेकिन वहां से पहले निर्दलीय जीतकर जो थे केएल ठाकुर आए थे, वो भी भाजपा के ही चाहते थे, और इस बार जो है जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया है, उसके बाद उनको भाजपा का टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है लखविंदर राणा और केएल ठाकुर के भीतर घात जो है, कहीं ना कहीं भाजपा का काडर नाराज होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, नालागढ़ की राजनीति बहुत अजीब है। चाहे मैं वहाँ पे अमरजीत बाबा की बात करूँ, चाहे मैं लखविंदर की बात करूँ, चाहे मैं केएल ठाकुर, ये तीनों चुनाव लड़ चुके हैं आजाद। इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो बगावत करते हैं। नालागढ़ का इतिहास है। हालांकि इसमें सफलता सिर्फ केएल ठाकुर को मिली जीतने में। राणा और इसको, राणा बड़ी आस लगाकर कांग्रेस से भाजपा में पिछली बार गए थे कि मुझे जीत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से वही चेहरा जो है सामने नजर आ रहा है। बाबा को पिछली बार कम वोट पड़े थे, आजाद भी उन्हें बहुत कम वोट पड़े थे। कांग्रेस थोड़ी वहाँ कमजोर नजर आ रही है मुझे, लेकिन भाजपा ने भले ही वहाँ पे लखविंदर राणा को मैनेज कर लिया, उन्हें बगावत नहीं उतरने दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कैडर में हल्की सी नाराजगी तो होगी। उसे किस तरह से भाजपा टैगल करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तीसरा मैं पहला कहूँ कि नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी कुछ कमाल दिखा सकता है। अब आप बोलेंगे नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी दमदार कौन है? वहाँ पे हरप्रीत उतरे हैं। अब ये हरप्रीत कौन है? हरप्रीत जो है ये हरि नारायण सैनी, भाजपा के वो स्तंभ होते थे। जब तक वो थे तो भाजपा के अलावा नालागढ़ में कुछ नहीं होता था। प्रेम कुमार धूमल के खासम खास होते थे और खुला बोलने वाले आदमी थे, खुल के बोलते थे जहाँ बोलते थे। हरि नारायण सैनी अपना में बहुत बड़ी ताकत थी राजनीतिक। उनके भतीजे हैं, पहली बार उनके परिवार
दरबार से कोई उतरा है और भाजपा ने उन्हें निष्कासित भी किया है। तो अब देखना है ये जो हरप्रीत है ये कितने वोटों का नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये कम वोटों का नुकसान पहुंचाते हैं तो भाजपा के लिए वो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो लोग भाजपा से नाराज है वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो हरप्रीत को जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल फाइट है, और कहीं अगर हरप्रीत 3000 से ऊपर जाते हैं तो नुकसान भाजपा को होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूँ तो नालागढ़ में अभी तक मैं ओवरऑल देखूँ तो देरा में कांग्रेस एज पे नजर आ रही है, हल्की आगे है, और हमीरपुर और नालागढ़ में बहुत कांटे की टक्कर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खुद उतरे हैं, लेकिन सुक्खू का समस्या एक उन्हें देरा और हमीरपुर में ज़्यादा फोकस करना है। तो नालागढ़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री, आपका ये विक्रमादित्य सिंह, इन सब की ड्यूटी लगी है, क्योंकि अमरजीत बाबा कहीं ना कहीं जो है वो प्रतिभा खेमे के माने जाते हैं। तो अब देखते हैं उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो कितना जोर लगाते हैं। दो में कांटे की टक्कर है, और देरा में हल्की सी जो है कमलेश ठाकुर जो है वो आगे चल रही है। आज की स्थितियों में हालात ये हैं, लेकिन कल जयराम ठाकुर ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है देरा में, और काफ़ी बार पलटवार हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है तीनों चुनाव जो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तीनों चुनाव इतने आसान किसी भी दल के लिए, भले ही उपचुनाव हो। उपचुनाव में सरकार की तरफ का पक्ष साफ नजर आता है, क्योंकि सरकार के बाद बोलने को है कि हम मजबूत हैं और इन 3 सीटों से कोई समीकरण नहीं बदलेंगे, इसलिए सत्ता के साथ चले। अब देखते हैं ये दावा कितना काम आता है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक एक में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, 2 में कांटे की टक्कर है। भाजपा की मैं बात करूं तो जिस तरह से पहले 6 जगह उपचुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा को जो सशक्त कैडर वोट होता था वो नाराज है, जिसकी वजह से पहले 6 जगह उपचुनाव हुए, 4 जगह भाजपा को सशक्त जो थी उनको वो मिली, पराजित जो थे वहां पर हुए, और 4 जगह से कांग्रेस के जीत के आए। 3 जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, लगता है आपको वहां पर भी भाजपा का कार्य इस तरह से ही होगा, नाराजगी जो है वो कैडर वोट की देखने के लिए मिलेगी, कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है? देखिए, एक बात स्पष्ट कह दूं कि निश्चित तौर पे 88 सीटों में 9 जगह आप ऐसे लोगों को ले आते हो जिनका सीधे तौर पे भाजपा से कोई वास्ता नहीं था। आपने एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी, फिर 6 विधायकों की टिकट भी कांग्रेस को दे दी आपने। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का कार्य करता है, जो बचपन से सुनता आ रहा है, संगठन, ईमानदारी, वफादारी, उसको कहीं ना कहीं झटका तो लगा है। और 88 सीटों में 9 सीटें बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। 9 सीटों में एकदम आपने अपनी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगला चुनाव भी उन्हीं चेहरों पे आपको लड़ना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे दोराहे पे इस समय ना केवल कार्यकर्ता बल्कि उनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है। हर बंदे को एक खतरा ना जाने कब कौन कहाँ से आ जाए और हमारी सीट को ले जाए। तो भाजपा को किस तरह से इन चीज़ों को टैगल करती है कि भाजपा कुछ भी भाजपा कहती है कि निर्णय हमारा नहीं है, वो हाईकमान का निर्णय है। तो हम जो बात कांग्रेस में करते थे ना, हाईकमान कल्चर, वही भाजपा में भी है, क्योंकि नीचे कुछ पता नहीं हो तो ऊपर से एक आदेश आता है कि इन्हें टिकट दिया जाएगा। तो हमने देखा है पिछली बार जो है वो होशियार का टिकट कटा था विरोध पर जो है, और इसी तरह से हमने और जगह भी देखा है। आशीष के समय भी हमने देखा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते वो कांग्रेस का उनका बना बनाया टिकट कटा था। तो वो दबाव होता है, लेकिन यहाँ तो पहले ही 9 ने आकर के उन्हें तुरंत ही टिकट दे दिया गया था। लेकिन उन 9 ने भी बड़ा एक जिगरे का काम दिया है कि आप जहाँ अपनी विधायकी छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपने वादे पे भी पूरा उतरना था। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा संदेश कहीं भी नहीं जाता है। भाजपा को इस बारे में ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि भाजपा की जब समीक्षा बैठक थी उसमें ये सब मुद्दे जो है उभर के आए थे। पर एनीवे 9 को वादा था, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, निभाया। 4 सीटों का घाटा खाया, और 3 में देखते हैं भाजपा कितने लाभ में आती है, कितने नुकसान में आती है। परिणाम के बाद इन 9 की विवेचना जरूर करेंगे, क्या खोया क्या पाया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर हमने चर्चा यहाँ पर की है कि क्या समीकरण जो है हिमाचल प्रदेश के इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और कौन जो है वहाँ पर इस वक्त आगे चला हुआ है। फिलहाल जो है 10 जुलाई को जो है परिणाम जो है मत जो है लोगों के परिणाम जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे। देखना यही होगा कि किसके पाले में जो है ये 3 विधानसभा की सीटें जो है वो जाती हुई नजर आती है। तो फिलहाल समाचार फर्स्ट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।